वाक्य में जान किससे आती है? कौन हमें बताता है कि काम हो रहा है, हुआ है या होगा? तो इसका आंसर है क्रिया। आज हम क्रिया को ऐसे पढ़ेंगे कि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनंत हिंदी पर, जहां हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिया होती क्या है, क्रिया की एक साधारण सी परिभाषा मैं पूछूं, तो आपका आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे कि वे शब्द जो किसी काम के करने या होने का बोध कराए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो क्रिया है वो हमेशा कहाँ आती है? वाक्य के अंत में हमें देखने को मिलती है। और यहां पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। जब हमने शब्द के भेद पढ़े थे तो वहां हमने देखा था कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को आगे 4 भेदों में बांटा जाता है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनमें से हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को पहले ही पढ़ चुके हैं और अब बचता है क्रिया, जिसे हम आज कवर करेंगे। तो क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। क्रिया की परिभाषा मैं लिखूं तो हम कह सकते हैं कि वे विकारी शब्द जो किसी काम के करने या होने का बोध कराए, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। तो ये हमारी क्रिया की एक परिभाषा हो गई। उदाहरण के लिए मैं लिखती हूं कि राम खाना खाता है। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? कर्ता क्या होता है? जो हम कारक में पढ़ चुके हैं कि कोई भी काम होता है उसको करने वाला जो है वो कर्ता कहलाता है। राम इस वाक्य में क्या काम कर रहा है? खाता है, यानी वो खाना खा रहा है। खाने का काम यहाँ पर हो रहा है। तो जो ये काम हो रहा है ये क्या है? ये क्रिया है। और आप देख सकते हैं कि क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में ही आपको देखने को मिलती है और ये क्या है? एक विकारी शब्द है। अब इससे कुछ क्वेश्चन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि क्रिया का शब्द निर्माण की हम बात करें कि क्रिया जो है वो कैसे बना है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसके शब्द निर्माण की मैं बात करूं तो जो क्रिया शब्द है वो संस्कृत की क्री धातु से बना है। क्री धातु से बना है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो क्री धातु है, ये जो क्री धातु है, इससे क्या क्या बना है? इसी से अलंकार का निर्माण होता है। क्री धातु से ही कारक का निर्माण होता है। क्री धातु से क्रिया बनती है और क्री धातु से ही काल का निर्माण होता है। तो ये जो सभी शब्द हैं, इन सब का निर्माण कैसे होता है? क्री धातु से होता है। क्री का मतलब क्या होता है? करना या होना। क्रिया के शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा? शाब्दिक अर्थ होगा करना या होना। कोई भी काम या तो उसे कोई कर्ता करता है, या कोई भी क्रिया या कोई काम आप कह सकते हैं कि वो प्राकृतिक रूप से हो जाता है, वो होता है होना। और जब कोई कर्ता, कोई मानव उसे करे तो वो होता है करना। और जब प्राकृतिक रूप से कोई क्रिया होती है तो उसे कहते हैं होना। जैसे वर्षा हो रही है, यहाँ पे कोई वर्षा को कर नहीं रहा है, वो प्राकृतिक रूप से अपने आप हो रही है, तो ये क्रिया का होना रूप है। और अगर मैं बोलूं कि राम खाना खा रहा है, तो यहाँ पर क्रिया कौन कर रहा है? राम। राम एक मानव है, प्राणीवाचक है, तो ये क्या है? ये करना, क्रिया का करना रूप है। अब मैं बात करूं कि जो क्रिया होती है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है। तो देखिए, जो भी क्रिया क्या होती है, जैसे चलना, हंसना, पढ़ना, ये सभी क्या है? क्रिया। और इनका धातु क्या होगा? चलना का धातु होता है चल, हंसना का हंस और पढ़ना का पट। तो संस्कृत में क्रिया नहीं कहते, हम उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और हिंदी में क्या बोला जाता है? उसे क्रिया बोला जाता है। ये संस्कृत रूप है। तो जब हम किसी भी धातु में ना प्रत्यय लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? हमें क्रिया मिल जाती है। जैसे चल धातु है, चल में हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो हमें क्या मिला? क्रिया रूप मिला, चलना। तो अगर हम यहाँ पर अब हम कहेंगे कि जो क्रिया है, क्रिया का मूल रूप क्या होगा, यानी जहां से ओरिजिनली क्रिया बनती है वो क्या है? धातु। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो ये क्रिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्रिया के वर्गीकरण की। क्रिया का वर्गीकरण यानी क्रिया को किस प्रकार से कितने कितने भेदों में बांटा जाता है। तो क्रिया के वर्गीकरण के कई आधार हैं। जैसे सबसे पहले है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर। दूसरा है प्रयोग के आधार पर,
और तीसरा आधार है संरचना के आधार पर। और चौथा जो आधार है वो है काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो इन आधारों पर क्रिया का वर्गीकरण किया जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं। संरचना के आधार पर 5 भेद हैं और काल के आधार पर किसी भी क्रिया के 3 भेद होते हैं। अब हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिए और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर अभी मैंने आपको बताया कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होंगे, 2। और वो कौन से होंगे, वो होते हैं, पहला है सकर्मक क्रिया और फिर दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब ये जो सकर्मक क्रिया है इसको आगे 2 भागों में बांटा जाता है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। और फिर आगे इस द्विक्रमक को और क्या कहा जाता है, बहुक्रमक भी कहा जाता है। और इसे फिर आगे हम 2 भागों में फिर से बांट देते हैं, जिसमें होता है प्रधान, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मुख्य भी कह सकते हैं, और दूसरा इसका भेद है अप्रधान या गौण। तो कर्म के आधार पर क्रिया के इस तरह से क्रिया को बांटा जाता है, क्रिया के ये भेद होते हैं। अब हमने क्रिया को कर्म के आधार पर बांट लिया, हमने देख लिया कि कर्म के आधार पर क्रिया को किस तरह से हम बांटते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। लेकिन ये कर्म आखिर होता क्या है, ये कर्म क्या होता है। इससे पहले हम कारक का टॉपिक पढ़ चुके हैं और हमने वहां पढ़ा था हमने कि कर्म क्या होता है। उम्मीद करती हूं आप सबको याद होगा कि कर्म क्या होता है। क्या होता है कर्म, कि वाक्य में जो भी कर्ता होता है, जो कर्ता होता है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। वो होता है क्या, कर्म। इसकी विभक्ति क्या होती है, इसकी विभक्ति होती है को। जैसे मां ने मोहन को समझाया, मां ने मोहन को समझाया। इस वाक्य में कर्ता कौन है, मां, यानी मां कोई काम कर रही है, कोई क्रिया कर रही है। मां क्या क्रिया कर रही है, समझाया, समझाने की क्रिया कर रही है। और जो ये क्रिया मां ने की, इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, मोहन पर पड़ेगा। तो ये जो मोहन है ये क्या हुआ, हमारा कर्म हुआ। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में कर्ता है राम, राम ने क्या क्रिया की, पढ़ने की क्रिया की, और उसका प्रभाव किस पर पड़ा, पुस्तक पर पड़ा। तो ये जो पुस्तक है ये क्या है, ये है कर्म। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि वह आम खा रहा है, आम खा रहा है। इस वाक्य में कर्ता है वह, और ये जो वह है इसने क्या क्रिया की है, खाने की क्रिया ये कर रहा है। और इस खाने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम। तो आम यहाँ पर क्या है, कर्म है। अब हम किसी भी वाक्य में कर्म को कैसे पहचान सकते हैं हम कि वाक्य में कौन सा शब्द कर्म है। तो इसके पहचानने के लिए कर्म की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा कि वाक्य में जहां भी आपको क्रिया दिखाई दे रही है, यानी वाक्य में क्रिया कहां होती है, अंत में होती है। क्रिया से पहले जो शब्द है, क्रिया से पहले शब्द को हटाइए, शब्द को हटाकर आप क्या करेंगे, उससे एक क्वेश्चन बनाएंगे, उससे एक प्रश्न बनाएंगे। और प्रश्न क्या बनाएंगे, अगर वो शब्द निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो आप क्या लगाकर प्रश्न बनाएंगे, और अगर वो शब्द सजीव है तो आप किसको लगाकर प्रश्न बनाएंगे। जैसे यहां पर मैंने ये उदाहरण लिखा कि वह आम खा रहा है, आम खा रहा है। तो वाक्य में क्रिया क्या है, खा रहा है, ये क्रिया है। क्रिया के बिल्कुल पहले कौन सा शब्द है, आम। तो आप क्या करेंगे, इस आम शब्द को यहां से हटा देंगे। तो मैंने क्या किया, इस आम शब्द को यहां से हटा दिया। अब आप देखिए जो आम शब्द हमने हटाया ये निर्जीव है या सजीव है। आप बोलेंगे कि ये निर्जीव है। अब निर्जीव है तो मैंने अभी बताया कि निर्जीव के लिए आप क्या लगाकर आंसर क्वेश्चन बनाइए। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या, कि वह क्या खा रहा है, ये क्वेश्चन आपका बन गया। अगर आपको इस क्या के उत्तर में वो शब्द आपका जो हमने हटाया है वो आंसर में मिल रहा है, वो उत्तर में मिल रहा है, तो वो शब्द हमारा क्या होगा, वो कर्म होगा। तभी वह क्या खा रहा है, तो जब आप इसका क्वेश्चन, इस क्या का आंसर ढूंढेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आम शब्द आपको उसके उत्तर में मिल जाएगा। अगर आपको उसका उत्तर मिल रहा है तो वो शब्द क्या है, वो कर्म है। ऐसे ही जैसे मां ने मोहन को समझाया, मां ने
मोहन को समझाया। तो क्रिया कहाँ है? ये हमारी क्रिया है। क्रिया से पहले जो शब्द है हम उसको हटाएंगे और एक क्वेश्चन बनाएंगे। मोहन, मोहन एक सजीव है, तो सजीव है तो किसको लगाकर हम क्वेश्चन बनाएंगे और हम लिखेंगे कि माँ ने किसको समझाया, किसको समझाया। तो अब आप देखिए जो किसको लगाकर हमने जो प्रश्न बनाया है, इसके आंसर में अगर इसका उत्तर हमें मोहन के रूप में मिल रहा है तो मोहन हमारा क्या होगा? कर्म होगा। आप देखिए मोहन, माँ ने किसको समझाया, किसको समझाया था? माँ ने मोहन को समझाया था। तो किसको का आंसर उत्तर हमें मोहन के रूप में मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो ये मोहन क्या हो गया हमारा? ये कर्म हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी वाक्य में कर्म को पहचान सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि किसी वाक्य में हम कर्म को कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा आप क्या या किसको लगाकर अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं उसका आंसर मिल जाता है आपको, तो हमेशा वो शब्द कर्म नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं। और दूसरा लिखा मैंने कहा कि आकाश में पक्षी उड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी बताया था कि जो क्रिया होती है वो वाक्य के अंत में मिलती है, और कर्म को पहचानने के लिए हमें क्या देखना होगा कि जो क्रिया से जस्ट पहले जो शब्द आता है उसे हटाकर हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? गिरते हैं और उड़ते हैं। तो हमने अभी इन जो उदाहरण हमने देखे उसमें हमने देखा था क्रिया से जो जस्ट पहले जो शब्द होता है मोस्टली वो कर्म हमारा होता है। लेकिन जो ये वाक्य मैंने लिखे इनमें ऐसा नहीं है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? गिरने की क्रिया हो रही है। और ये गिरने की क्रिया कौन कर रहा है? पत्ते कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पत्ते हैं वो क्या है? करता है। वैसे ही दूसरे वाक्य में उड़ने की क्रिया कौन कर रहा है? पक्षी कर रहे हैं। तो यहाँ भी पक्षी क्या है? करता है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि क्रिया से जो पहले शब्द आता है वो हमेशा आपको कर्म के रूप में मिलेगा। तो फिर आप कर्म को कैसे पहचान सकते हैं? तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो वाक्य आपको दिया गया है आप उसको सामान्य भूतकाल में बदलिए, सामान्य भूतकाल में बदलो। और अगर सामान्य भूतकाल में बदलने पर कर्ता के साथ ने आता है, कर्ता के साथ ने आया तो वो क्रिया कैसी होगी? सक्रमक क्रिया। यानी जहां पर जिस क्रिया के साथ कर्म दिया जाएगा वो होगी सक्रमक क्रिया। अगर कर्ता के साथ ने नहीं मिलता है आपको, कर्ता के साथ आपको ने ना मिले तो वो कैसी क्रिया होगी? वो होगी अकर्मक क्रिया। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसे हम सामान्य भूतकाल में बदलेंगे तो क्या होगा? पेड़ से पत्ते गिरे, यही होगा इसका सामान्य भूतकाल। तो यहाँ पर जो कर्ता है क्या उसके साथ ने आया? कर्ता यहाँ पर पत्ते हैं तो क्या इसके साथ ने आया? नहीं आया। तो ये कौन सी क्रिया है? ये अक्रमक क्रिया है। अब जो दूसरा वाक्य था उसमें आकाश में पक्षी उड़े, पक्षी उड़े, इसको हमने सामान्य भूतकाल में बदल लिया। यहाँ पर कर्ता कौन है? पक्षी है। क्या इसके साथ ने आया? नहीं आया। तो ये भी क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। तो जो ये यहाँ पर ये नियम मैंने लिखा, तो इस नियम से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किसी भी वाक्य में जो कर्म क्या है या फिर वो जो वाक्य में क्रिया दी गई है वो सकर्मक है या अकर्मक है। तो इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो अभी हम जो क्रिया के भेद हमने अभी पढ़े जो कर्म के आधार पर, उनकी हम परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इसका अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा? अ प्लस कर्म। अ का मतलब क्या होता है? नहीं, और पीछे लगा हुआ है कर्म, यानी जहां पर कर्म नहीं है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता, जिनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? हम अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कौन सी हैं वो क्रियाएं? हंसना, रोना, नहाना, सोना, खाना, गिरना, उड़ना आदि। ये सभी क्या, ये क्रियाएं क्या है? ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अब दूसरा है सकर्मक क्रिया। संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा हमें स प्लस कर्म। स का मतलब क्या होता है? सहित, और पीछे लगा हुआ है कर्म, यानी कर्म के सहित। यानी वो क्रियाएं, वे क्रियाएं
जिनके साथ कर्म का प्रयोग होता है, जिनके साथ कर्म का प्रयोग होता है वो होती हैं सक्रमक क्रियाएं। तो इसके लिए उदाहरण देखते हैं कि राम ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर कैसे पहचानेंगे आप? चौथा जो मैंने अभी नियम लिखा था उससे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्या है, ये सामान्य भूतकाल है और इसमें कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आपको वो क्रिया क्या होगी, वो सक्रमक क्रिया होगी। इस तरीके से आप क्रिया को पहचान सकते हैं कि वो सक्रमक है या अक्रमक। अब सक्रमक को आगे दो भागों में बांटा गया था। पहला क्या था? एक क्रमक क्रिया। एक क्रमक मतलब जहां पर एक क्रम का प्रयोग किया गया है। जैसे जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म का प्रयोग हो, एक कर्म का प्रयोग हो, वो क्या होती है? एक कर्मक क्रिया वो कहलाती है। जैसे श्याम खाना खा रहा है, यानी यहां पर आप क्या करेंगे, इसे किस में बदलेंगे? सामान्य भूतकाल में बदलेंगे। जैसे श्याम ने खाना खाया, और फिर हमें क्या देखना है कि वहां पर कर्ता के साथ ने विभक्ति आई है या नहीं। अगर ने विभक्ति आई है तो वो क्या है? सकर्मक क्रिया है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही कर्म का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है? ये एक कर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद क्या था? द्विक्रमक क्रिया, यानी जहां पर दो कर्म हो, और इसे ही बहुक्रमक क्रिया भी कहते हैं, यानी एक से ज्यादा कर्मों का प्रयोग। तो क्या लिखेंगे कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक से अधिक क्रम का प्रयोग हो, कर्म का प्रयोग हो, वो होती है द्विक्रमक या बहुक्रमक क्रिया। इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं कि मां ने बच्चे को दूध पिलाया, बच्चे को दूध पिलाया। या अध्यापक ने मोहन को हिंदी पढ़ाई। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप क्या या किसको ये लगाकर आप क्या बनाएंगे? एक प्रश्न बनाएंगे। जैसे मां ने बच्चे को क्या पिलाया। अब क्या के उत्तर में आपको क्या मिल रहा है? दूध मिल रहा है, तो पहला क्रम ये हो गया। अब दूसरा, मां ने किसको दूध पिलाया। मां ने किसको, किसको के उत्तर में आपको क्या मिल रहा है? बच्चा मिल रहा है, यानी बच्चे को मां के मां ने बच्चे को दूध पिलाया, दूसरा क्रम हो गया बच्चा। तो यहाँ पर दो क्रम है। ऐसे ही अध्यापक ने मोहन को क्या पढ़ाई, क्या के रूप में, क्या के उत्तर के रूप में आपको क्या मिला? हिंदी, तो पहला क्रम ये हो गया। अब अध्यापक ने किसको हिंदी पढ़ाई, किसको के उत्तर के रूप में आपको क्या मिला? मोहन मिला, तो मोहन दूसरा क्रम हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये भी दो द्विक्रमक क्रिया हो गई आपकी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन वाक्यों में ये क्या है, द्विक्रमक है या बहुक्रमक क्रिया, सकर्मक क्रियाएं हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो प्रधान कर्म है वो कौन सा है, तो आप क्या आंसर देंगे? तो जब हमने कारक पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो क्रिया होती है, जो क्रिया होती है, क्रिया के समीप पास जो कारक होता है वो क्या होता है? वो प्रधान होता है, वो प्रधान होता है या मुख्य होता है। और जो क्रिया से दूर होगा वो क्या होगा? अप्रधान या फिर गौण। और हमने बहुक्रमक या द्विक्रमक क्रिया को इन्हीं दो भागों में बांटा था, प्रधान और मुख्य, और दूसरा था अप्रधान या गौण। तो यहां पर जो प्रधान द्विक्रमक क्रिया होगी, प्रधान की पहचान, और दूसरी तरफ मैं लिख रही हूं अप्रधान सक्रमक क्रिया की पहचान। अप्रधान की पहचान। तो ये क्या है? द्विक्रमक क्रिया के ये भेद है, अप्रधान और प्रधान। तो प्रधान सक्रमक क्रिया क्या होगी? जिसमें जो कर्म होगा वो क्रिया के पास हो, क्रिया के पास वो क्या होगा? प्रधान। और ये क्या होगा? ये निर्जीव होगा, या फिर जिसे हम अप्राणीवाचक भी कहते हैं, जिसमें जान नहीं होती, अप्राणीवाचक। और तीसरा, ये जो प्रधान कर्म होता है ये विभक्ति रहित होता है, इसके साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। और कारक में हमने पढ़ा था कि जब विभक्ति का प्रयोग नहीं करते तो हम उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यय भी कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी प्रधान द्विक्रमक क्रिया की पहचान। अब बात करते हैं अप्रधान की। तो इसके बिल्कुल अपोजिट, उल्टे में क्या हो जाएगा? वो अप्रधान की हो जाएगी पहचान, कि क्रिया के, ये क्रिया से क्या होगा? दूर होगा।
दूसरा ये क्या होगा, ये निर्जीव है तो दूसरा क्या होगा, सजीव होगा, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्राणीवाचक कह सकते हैं। और प्रधान में विभक्ति रहित होता है तो ये क्या होगा, विभक्ति सहित होगा, विभक्ति सहित। और जहां पे विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, वो सप्रत्यय होता है। तो ये आपकी प्रधान और अप्रधान की यहाँ पर पहचान हो जाती है। तो ये हमने पढ़े क्या, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं और उन्हें आगे कैसे कैसे बांटा जाता है। अगर आपको क्लास से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल की लिंक है, अगर आप चाहें तो इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।